वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th की बुक पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 के बारे में, जिसका नाम है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। जैसा कि आपको पता है कि हमें आज़ादी मिल गई थी 1947 में, एंड उसके बाद हमारी कंट्री में 1950 तक अंतरिम गवर्नमेंट के द्वारा रूल किया गया, मतलब कि बिना इलेक्शन के, जो सोशल वेलफेयर के रूप में, जो गवर्नमेंट के रूप में काम कर रहे थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड जो बाकी मिनिस्टर्स थे वो, तो उस गवर्नमेंट को अंतरिम गवर्नमेंट कहा गया, जिसको ट्रांसफ़र की गई थी पावर्स ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, उसके बाद 1952 में चुनाव हुए, इलेक्शंस हुए एंड देन गवर्नमेंट बनी। बट उस टाइम पर जो गवर्नमेंट बनी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पार्टी जीती थी, वो कई टाइम तक पावर में रही एंड इसी को एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस कहा गया। तो आज हम विस्तार से इस चैप्टर में वन पार्टी डोमिनेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। देखिए, जैसे ही हमको आज़ादी मिली, हमारे पास दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज था कि कैसे हम इलेक्शंस करवाए इतनी बड़ी कंट्री में, वो भी ऐसी कंट्री में जो कि इलिटरेट है, जहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर लोगों को लिटरेसी नहीं है, जहाँ पर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। ओनली 15% लोग ही पढ़े लिखे थे, लिटरेट थे, एंड बाकी जो लोग थे वो इलिटरेट थे। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। 85% लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था। लीडर्स जो थे अलग अलग कंट्री के, वो सोचते थे कि डेमोक्रेसी जो है वो इंडिया जैसी कंट्री में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर इलिटरेसी है, डाइवर्सिटी है, एंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है। एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा थी और वो भी इलिटरेट पॉपुलेशन थी, तो उनको लगा था कि इंडिया जैसी कंट्री में डेमोक्रेसी इम्पॉसिबल है। बट जब हमारी डेमोक्रेसी एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के रूप में सबके सामने आई, तो सभी लोग एकदम शॉक्ड हो गए। वो सभी कंट्री के लीडर्स शॉक्ड हो गए जिन्होंने इंडिया की डेमोक्रेसी पर डाउट किया था। कंपटीशन और पावर, मतलब कि दो विजिबल चीज़ें जो कि पॉलिटिक्स में हमें देखने को मिलती हैं। चाहे हम किसी भी कंट्री की पॉलिटिक्स देखें, दो चीज़ें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। पहला है कंपटीशन, दूसरा है पावर। ठीक है, इसके अलावा जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री को छोड़कर चले गए थे, तो हमको कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि हम कैसे अपनी कंट्री को संभालेंगे। बट उस टाइम पर 1950 से 1952 के टाइम पे आपको पता ही था कि कितने ज़्यादा आज़ादी के टाइम पर पार्टीशन की वजह से एंड प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करने के कारण काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हम फेस कर रहे थे। तो ऐसे टाइम पर हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम इलेक्शंस करवाएं। तो उस टाइम पर 1947 जब ब्रिटिशर्स गए, तब से लेकर 1952 तक हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट रही वो थी अंतरिम गवर्नमेंट। ठीक है, जिसको ब्रिटिशर्स ने पावर्स ट्रांसफ़र की थी, वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड नहीं थी। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही उस टाइम पर रूल किया था। पहली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट 1952 में आई, जब पहले इलेक्शंस हुए, फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए। ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो था इंडिया का, यानी कि चुनाव आयोग, उसका सेटअप किया गया जनवरी 1950 में, क्योंकि अगर हमको इलेक्शंस करवाने थे, अगर हमको फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि हम कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी बॉडी बनाए जो कि इलेक्शंस को सुपरवाइज करें, इलेक्शंस के हर काम पर निगरानी रखें। ठीक है, कैंपेनिंग से लेके पोलिंग तक एंड पोलिंग से काउंटिंग तक हर एक चीज़ पर निगरानी रखें, नज़र बनाए रखें। तो ऐसी बॉडी बनाने की ज़रूरत थी, इसलिए हमने इलेक्शन कमीशन बनाया जनवरी 1950 में। सुकुमार सेन जो थे, वो सुकुमार सेन पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। ठीक है, क्योंकि इंडिया का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, तो हमें ज़रूरत है डेलिमिटेशन कमीशन की। डेलिमिटेशन कमीशन का काम था बाउंड्रीज़ को बनाना। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को बनाना, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री में इलेक्शन अगर करवाने थे, तो अलग अलग जगह से, अलग अलग एरिया से
रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट होना था एंड उनके इलेक्शन के लिए काफ़ी ज़रूरी था कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाए, ठीक है। वो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाए जहाँ पर सिर्फ कुछ ही लोग, 2 या 3 ही लोग इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। इस आधार पर डेलिमिटेशन कमीशन का काम था बाउंड्रीज़ को खींचना, बनाना, ठीक है। इसके अलावा सेकंड जो चैलेंज था इलेक्शन से पहले वो ये था कि इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करना, ठीक है। इलेक्टोरल रोल्स का मतलब होता है मतदान सूची, ठीक है। मतदान करने योग्य लोगों की लिस्ट बनाना, सूची बनाना, उसमें उन सभी लोगों को शामिल करना जो 18 नो उस टाइम पर 21 साल थी एज, ठीक है। वोटिंग एज उस टाइम पर 21 साल थी। 1985 में ये जो वोटिंग एज थी ये 21 से घटाकर 18 कर दी गई, ठीक है। बट उस टाइम पर वोटिंग एज 21 साल थी, तो 21 साल से बड़ी उम्र के जितने भी लोग थे उन सभी को उस लिस्ट में उनका नाम लिखना, शो करना, ठीक है। इलेक्टोरल रोल्स बनाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। उसके बाद क्या किया इलेक्शन कमिश्नर ने, इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करवाया। बट वो शॉक्ड हो गया जब उसने देखा कि 60 लाख यानी कि 60 लाख महिलाओं के नाम जो थे वो लिस्ट में अच्छे से नहीं लिखे गए थे, ठीक है। उनके नाम ही नहीं लिखे गए थे, उनके नाम की जगह लिखा हुआ था कि वाइफ ऑफ दिस पर्सन, डॉटर ऑफ दिस पर्सन, मतलब कि महिलाओं के नाम ही नहीं लिखे गए थे। इसकी बेटी, उसकी पत्नी, इस तरीके से उनको डिनोट किया गया था, महिलाओं को सिंपलाइज किया गया था। तो इलेक्शन कमीशन ने रिफ्यूज़ कर दिया उसका एक्सेप्ट करने से एंड उसने कहा कि इसमें सुधार करो अगर पॉसिबल है, एंड अगर सुधार करना, रिवीजन करना पॉसिबल नहीं है तो डिलीशन करिए अगर नेसेसरी है, इसको डिलीट करके दोबारा से नई इलेक्टोरल रोल्स बनाइए। तो काफ़ी चैलेंजिंग वो टाइम था, ठीक है। 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे जिनको 3200 MLAs और 489 लोकसभा के मेंबर्स को अपॉइंट करना था, इलेक्ट करना था। सिर्फ 15% जो एलिजिबल वोटर्स थे वो लिटरेट थे। इलेक्शन कमीशन जो था उसने 3 लाख ऑफिसर्स को एंड पोलिंग स्टाफ को ट्रेंड किया, मतलब कि जो पोलिंग स्टाफ था उसको इलेक्शन करने का कि कैसे कैसे कौन सा प्रोसेस करना है। इलेक्शन कमीशन ने 3 लाख ऑफिसर्स को और पोलिंग स्टाफ को इसलिए ट्रेंड किया उन्हें ये समझाने के लिए किस तरह से उनको अलग अलग स्टेप्स को फॉलो करवाना है, कैसे कैंपेनिंग होगी, कैसे पोलिंग होगी, कैसे लोगों को समझाना है कि वो कैसे वोट करें, है ना। तो इस तरीके से 3 लाख ऑफिसर्स को ट्रेंड किया था इलेक्शन कमीशन ने। अब काफ़ी बड़ा टेस्ट था ये डेमोक्रेसी का, ठीक है। एक पुअर यानी कि गरीब और इलिटरेट कंट्री में, एंड ऐसी कंट्री में जिसकी पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा थी, एंड इंडिया ने जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का प्रिंसिपल फॉलो किया था जिसके अकॉर्डिंग महिलाओं को भी वोटिंग राइट दिया था, उसके कारण ये और भी रिस्की हो गया था क्योंकि उस टाइम पर महिलाओं को अधिकार नहीं दिए गए थे। पहली बार महिलाएं वोट देने के लिए घर से बाहर निकली थी। इलेक्शंस को पोस्टपोन किया गया 2 बार एंड फाइनली अक्टूबर 1951 में इलेक्शन स्टार्ट हो गए। बट अक्टूबर 1951 में क्योंकि कैंपेनिंग हुई एंड इलेक्शन के कंप्लीट प्रोसेस में 6 महीने का टाइम लग जाता है, तो इलेक्शंस जो थे, जो पोल्स डाले गए थे, पोलिंग बूथ जो बनाए गए थे वो किया गया था फरवरी 1952 में, ठीक है। अक्टूबर 1951 में चुनाव प्रचार जिसे हम कैंपेनिंग बोलते हैं वो स्टार्ट हुआ था। तो इन इलेक्शंस को 1952 के इलेक्शन कहा जाता है, ठीक है। 6 महीने लग गए कैंपेनिंग, पोलिंग को, काउंटिंग को कंप्लीट होने में, एंड देन जब रिजल्ट आया तो कोई ज़्यादा शॉकिंग रिजल्ट नहीं था क्योंकि सबको पता था कि विक्ट्री कांग्रेस की होने वाली है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत गई, ठीक है। देयर वर एवरेज मोर देन 4 कैंडिडेट फॉर ईच सीट। एक सीट पर 4 से ज़्यादा कैंडिडेट कंटेस्ट कर गए थे, चुनाव लड़ गए थे, एंड जब रिज़ल्ट आया तो जो हार गए थे, जो पार्टियां हार गई थी, उन्होंने भी उसको एक्सेप्ट किया क्योंकि उन्होंने माना कि जो इलेक्शन था वो फेयर था, ठीक है। एंड इसी के साथ रिज़ल्ट आने के साथ ही जितनी भी आलोचनाएं थी डेमोक्रेसी के बारे में कि इंडिया में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं कर सकती एंड ऑल दिस, वो सभी गलत साबित हो गई, ठीक है। क्योंकि
सभी लोग गलत साबित हो गए जो मानते थे कि डेमोक्रेसी एक इलिटरेट कंट्री में काम नहीं कर सकती। ठीक है, शुरुआत में लोग मानते थे कि डेमोक्रेसी जो है वो इलिटरेट कंट्री में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, बट इंडिया में वो एग्जिस्ट कर पाई। ठीक है, एंड इसने साबित कर दिया कि डेमोक्रेसी को हर जगह अपनाया जा सकता है, निभाया जा सकता है, चाहे वो कैसी भी कंडीशन हो। पॉवर्टी और लैक ऑफ एजुकेशन की कंडीशन में भी डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किसी भी कंट्री में किया जा सकता है। ठीक है, कांग्रेस की विक्ट्री जो हुई थी फर्स्ट जनरल इलेक्शन में, उसका रीज़न था कि कांग्रेस जो थी वो नेशनल मूवमेंट में काफ़ी एक्टिव रही थी। ठीक है, जो नेशनल मूवमेंट्स हुए थे अलग अलग, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड और भी काफ़ी मूवमेंट थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इन सब में कौन एक्टिव रही थी? कांग्रेस एक्टिव रही थी। ठीक है, एंड इसी कारण कांग्रेस की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती थी उस टाइम पर, एंड इसलिए लोगों को कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। कांग्रेस ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो कंट्री के हर भाग में था, हर हिस्से में था। ठीक है, गांव से लेके शहर हर जगह कांग्रेस की ब्रांच थी उस टाइम पर। ठीक है, इसके अलावा कांग्रेस का जो लीडर था पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो सबसे ज़्यादा कैरिस्मेटिक लीडर थे जिन्होंने काफ़ी योगदान दिया था आज़ादी के टाइम पर अपना, है ना। उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उनको एडवर्साइज किया था ट्विस्ट विद डेस्टिनी स्पीच देकर, एंड वो भी उन्होंने काफ़ी काम किए थे। अब थर्ड रीज़न जो था कांग्रेस की विक्ट्री का, वो क्या था कि कांग्रेस ने काफ़ी नेशनल मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, कांग्रेस जो थी वो पहली जनरल इलेक्शन में 364 सीट जीत गई थी 489 सीट में से लोकसभा की। ठीक है, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो 16 सीट्स जीती एंड सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी बन गई सेकेंड नंबर पे। कांग्रेस हर जगह जीती, सारे स्टेट में, नेशनल लेवल पे भी, बट वो कहाँ पर डिफीट हो गई, कहाँ पर हार गई? कांग्रेस हार गई त्रावणकोर, कोचीन, मद्रास एंड उड़ीसा में। ठीक है, ओनली इन 4 जगह पर कांग्रेस हार गई थी। ठीक है, डिफीट हो गई थी। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, सेकेंड और थर्ड जनरल इलेक्शन हुए थे 1957 में एंड 1962 में। ठीक है, सेकेंड जनरल इलेक्शन 1957 में एंड थर्ड जनरल इलेक्शन 1962 में। जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन था उसमें कांग्रेस 3 सीट जीती 4 सीटों में से। ठीक है, 4 सीटों में से 3 सीटें कौन जीतती थी? कांग्रेस, फर्स्ट जनरल इलेक्शन में। इसके अलावा उसका 45% वोट्स मिले, टोटल वोट्स का 45% कांग्रेस को मिला एंड 74% सीट्स वो जीत गई थी। तो ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि कांग्रेस की विक्ट्री को एक्सप्रेस करिए फर्स्ट जनरल इलेक्शन में, तो आपको ये सब लिखना होगा कंप्लीट डाटा के साथ। मार्च 1957 में जब सेकंड जनरल इलेक्शन हुए तो कम्युनिस्ट पार्टी केरल में जीत गई। ठीक है, केरला में कौन सी पार्टी जीत गई? कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन के टाइम पर काफ़ी बड़ी ओपोजिशन पार्टी के रूप में सामने आई थी। कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट्स पहली बार इलेक्शंस के थ्रू पावर में आई थी। तो ये आ सकता है क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा इलेक्शन था जिसमें पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी इलेक्शंस के ज़रिए पावर में आई थी। ठीक है, तो वो इलेक्शन थे मार्च 1957 के, एंड कहाँ पे? केरला में। ठीक है, 1959 में कांग्रेस की जो सरकार थी उसने क्या कर दिया? उसने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया। ठीक है, आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग, जिसमें ये लिखा गया था कि जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पर किसी भी स्टेट में अपना रूल लगा सकता है वहाँ की गवर्नमेंट को डिसमिस करके। तो इस आर्टिकल का यूज़ कांग्रेस ने 356 आर्टिकल का यूज़ कांग्रेस ने 1959 में किया। अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पार्टीज़ के बारे में। देखिए, सोशलिस्ट पार्टी जो थी ये कांग्रेस के अंदर से ही बनी थी, जिसको कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बोलते थे। 1934 में कांग्रेस के अंदर ही बनी थी ये, लेकिन 1948 में कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया एंड उसने ये डिसाइड किया, एक नया कानून बनाया कि अब कांग्रेस पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो ड्यूअल पार्टी मेंबरशिप नहीं रखेंगे। मतलब कि कांग्रेस के अंदर अलग अलग विचारधारा के लोग नहीं होंगे। जैसे पहले कांग्रेस के अंदर सोशलिस्ट भी थे, कम्युनिस्ट भी थे, है ना, एंड अलग अलग पार्टीज कांग्रेस के अंदर बनी हुई थी, काफ़ी फैक्शंस थे कांग्रेस के अंदर। बट 1948 में कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके ड्यूअल पार्टी मेंबरशिप को
हटा दिया हमेशा के लिए, जिसके कारण जो सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस के अंदर बनी हुई थी उसको अपनी एक अलग सेपरेट सोशलिस्ट पार्टी बनानी पड़ी। सोशलिस्ट पार्टी जो थी वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में बिलीव करती थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सेकंड पार्टी जो थी, उसमें क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1935 में क्या था, कम्युनिस्ट जो थे वो कांग्रेस पार्टी के अंदर से ही काम कर रहे थे, ठीक है। बट 1951 में कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या किया, शांतिपूर्ण ढंग से जो वो काम करती थी उसको उसने गिव अप कर दिया और उसने वॉयलेंट मेजर्स को अपना लिया, वॉयलेंट रेवोल्यूशन को उसने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ठीक है। 1947 में स्टार्ट किया, 1951 तक वो वॉयलेंट रेवोल्यूशन ही करती गई, क्योंकि उसको लगता था कि जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ है, जो ट्रांसफ़र पावर का किया है ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस को, वो गलत है। कम्युनिस्ट पार्टी ऐसा मानती थी एंड इसलिए वो वॉयलेंट मेजर्स का यूज़ करती थी। बट 1951 में उसने उन वॉयलेंट मेजर्स को हटा दिया, त्याग कर दिया उसका, ठीक है, अबैंडन कर दिया। 1964 में ये जो पार्टी थी सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसमें मेजर स्प्लिट हुआ, मतलब कि इसके दो भाग हो गए, ठीक है, आइडियोलॉजिकल रिफ्ट के कारण सोवियत यूनियन एंड चाइना के बीच में। आपको पता है कि सोवियत यूनियन और चाइना की आइडियोलॉजीज़ में दरार आ गई थी, जिसके कारण सोशलिस्ट पार्टी एंड कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग थे उनमें भी स्प्लिट हो गया, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दो भागों में बट गई, सीपीआई एंड सीपीआईएम, ठीक है। जो सोवियत यूनियन के समर्थक थे वो सीपीआई में गए और जो चाइना के समर्थक थे उन्होंने सीपीआईएम बना ली, ठीक है। तो कब हुआ ये स्प्लिट, 1964 में। ये जो पार्टी थी ये मेनली कहाँ पे थी, आंध्र प्रदेश में, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड केरला, यहाँ पर इसको काफ़ी ज़्यादा पावर्स मिली हुई थी, काफ़ी ज़्यादा ये फेमस पार्टी थी वहाँ की, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय जनसंघ पार्टी। भारतीय जनसंघ पार्टी जो थी 1951 में फॉर्म की थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने। उन्होंने एम्फेसाइज किया वन कल्चर वन कंट्री वन नेशन के आइडियल के ऊपर, कि एक कंट्री एक कल्चर और एक नेशन है हमारा, ठीक है। उन्होंने कहा कि इंडिया एंड पाकिस्तान का रीयूनियन हो जाना चाहिए अखंड भारत में। वो चाहते थे कि जैसा कि उनको पता था कि 1964 में चाइना ने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए, तो उन्होंने जोर दिया कि इंडिया को भी न्यूक्लियर वेपन्स बना लेने चाहिए। एंड उनके फोर्स करने के कारण 1974 में इंडिया ने भी फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन्स के लिए टेस्ट किया, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड पार्टी है स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी जो थी 1959 में फॉर्म हुई थी नागपुर रेजोल्यूशन के द्वारा, ठीक है। नागपुर रेजोल्यूशन जो हुआ था कांग्रेस का, उसमें ये डिसाइड किया गया था कि स्वतंत्र पार्टी बनाई जाएगी, 1959 में बन गई थी, ठीक है। ये बिलीव करती थी कि प्रोस्पेरिटी जो है वो आ सकती है सिर्फ इंडिविजुअल फ्रीडम के द्वारा। अगर लोगों को फ्रीडम दी जाएगी तभी प्रोस्पेरिटी किसी भी कंट्री में आ सकती है। वो चाहती थी कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको फ्रीडम दी जाए, प्राइवेट सेक्टर का एक्सपेंशन हो। स्वतंत्र पार्टी जो थी उसने अपोज किया लैंड सीलिंग को, कोऑपरेटिव फार्मिंग को। कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब होता है बहुत सारे किसान जो है जब मिलकर खेती करते हैं, तो ठीक है, तो कोऑपरेटिव फार्मिंग का उसने ओपोजिशन किया। उसने प्रोग्रेसिव टैक्स रिजाइम का ओपोजिशन किया। लाइसेंसिंग रिजाइम ये था कि जब भी प्राइवेट कंपनीज बनाने के लिए कोई भी व्यक्ति आगे आता था तो उसको प्राइवेट कंपनी खोलने से पहले सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था, है ना। तो ये लाइसेंसिंग रिजाइम था जिसका ओपोजिशन किया स्वतंत्र पार्टी ने। अब देखिए नेशनल कांग्रेस 1885 में कांग्रेस बन गई थी, इंडिपेंडेंस से पहले बनी थी, पहली ऐसी पार्टी थी जो कि इंडिपेंडेंस से पहले बनी थी और सबसे पुरानी पार्टी थी, ठीक है। WC बनर्जी जो थे इसके पहले प्रेसिडेंट थे। कांग्रेस को इनहेरिटेंस माना जाता था नेशनल मूवमेंट का, ठीक है। इसके अलावा कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो लीडर्स जिन्होंने नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था वही कांग्रेस के भी लीडर थे, तो ये भी इसके फेमस होने का एक रीज़न था। कांग्रेस काफ़ी पुरानी पार्टी थी और एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी थी। अब हम जानेंगे कि वन पार्टी डोमिनेंस जो इंडिया में था एंड वन पार्टी डोमिनेंस जो दूसरी कंट्रीज़ में रहा उसमें डिफरेंस क्या है। देखिए इंडिया में जो वन पार्टी डोमिनेंस था, कांग्रेस का जो डोमिनेंस था वो डेमोक्रेटिक कंडीशंस के अंदर रहा था। ऐसा नहीं था कि डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज़ करके एक पार्टी जीती हो, ठीक है। हमारी कंट्री में
जो कांग्रेस थी वो जीतती थी ओनली आफ्टर इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन होते थे, लोगों की इच्छा होती थी कांग्रेस को जिताने की, एंड दैट्स वाई कांग्रेस जीत जाती थी। ठीक है, तो ये डेमोक्रेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग हुआ था। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के थ्रू ही कांग्रेस जीतती थी, लोगों पर दबाव नहीं डाला जा रहा था कि वो कांग्रेस को ही वोट दें। तो ये एक डिफरेंस है। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरी कंट्रीज़ में जो वन पार्टी डोमिनेंस था वो कॉम्प्रोमाइज़ करके डेमोक्रेसी को एडॉप्ट किया गया था। ठीक है, दूसरी कंट्रीज़ में जो वन पार्टी डोमिनेंस था वो इंश्योर किया गया था डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज़ करके। जैसे चाइना, क्यूबा और सीरिया जो थी उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने परमिट कर रखा था कि एक सिंगल पार्टी ही रूल कर सकती है। कहाँ पे? चाइना, क्यूबा और सीरिया में। कुछ और कंट्रीज थी जैसे म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट एंड एरिट्रिया, जहाँ पर वन पार्टी ही अलाउड थी एंड वन पार्टी के लिए लीगल एंड मिलिट्री मेजर्स का भी यूज़ किया जाता था कि लोग इसका विरोध ना करें। तो वन पार्टी जो थी वही वहाँ पर भी एक्टिव थी। ठीक है, एक ही पार्टी होती थी, इसलिए लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता था कि वो किसी दूसरी पार्टी को वोट दे, क्योंकि पार्टी ही एक होती थी। ठीक है, लीगल एंड मिलिट्री मेजर्स का यूज़ किया जा रहा था ताकि लोग उसी पार्टी को वोट दें। जबकि इंडिया में इतनी सारी पार्टीज थी तो लोगों के पास सब्सटीट्यूट भी था कि अगर ये पार्टी अच्छा काम नहीं करी तो हम दूसरी पार्टी को जिता देते हैं। तो ये था। मैक्सिको, साउथ कोरिया और ताइवान जो थी ये भी वन पार्टी डोमिनेंस वाले ही स्टेट हैं एंड यहाँ पे भी डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज़ करके ही वन पार्टी डोमिनेंस रहा। कांग्रेस जो थी ये रिप्रेजेंट करती थी डाइवर्सिटी को, क्योंकि कांग्रेस में अलग अलग क्लास यानी कि अलग अलग वर्ग के लोग रहते थे। हाई क्लास, मिडिल क्लास, अर्बन एलाइट, है ना, लोअर क्लास, हर तरह के लोग थे, अलग अलग कास्ट के लोग थे। ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले एंड अलग अलग इंटरेस्ट वाले लोग कांग्रेस के मेंबर थे। ठीक है, कांग्रेस को रेनबो लाइक सोशल कोलिशन भी कहा जा रहा था। कांग्रेस एक आइडियोलॉजिकल कोलिशन था, यानी कि आइडियोलॉजिकल कोलिशन का मतलब होता है अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग कांग्रेस के मेंबर थे, जैसे रेडिकल, एक्सट्रीमिस्ट, पैसिफिस्ट, कंजर्वेटिव। देखिए, रेवोल्यूशनरी जो हिंसा में बिलीव करते हैं, पैसिफिस्ट जो शांति प्रिय होते हैं, कंजर्वेटिव जिनकी पुरानी सोच होती है, रेडिकल जिनकी उदारवादी सोच होती है, लिबरल सोच होती है, एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट, राइट, लेफ्ट एंड ऑल शेड ऑफ सेंटर। ठीक है, ये जो थे ये कांग्रेस के मेंबर थे, अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग कांग्रेस के मेंबर थे। कांग्रेस जो था एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे अलग अलग इंटरेस्ट वाले लोग, अलग अलग हितों वाले लोग, अलग अलग एस्पिरेशंस वाले लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे। ठीक है, एंड अपने राइट्स के लिए फाइट करते थे। कोलिशन वाला जो स्ट्रक्चर था कांग्रेस का, उसने कांग्रेस को एक स्ट्रेंथ दी। कांग्रेस का जो कोलिशन था कि अलग अलग आइडियोलॉजी, अलग अलग थिंकिंग वाले लोग कांग्रेस के मेंबर थे, वो कांग्रेस की कमज़ोरी ना होगी, कांग्रेस की स्ट्रेंथ बना। ठीक है, कोलिशन जो है वो अकोमोडेट करता है हर एक व्यक्ति को जो भी उसको ज्वाइन करता है। कोलिशन का मतलब होता है गठबंधन। ठीक है, अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग जब एक साथ मिल जाते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ एंड इंक्लूसिवनेस आर हॉलमार्क ऑफ ए कोलिशन। कोलिशन है कि गठबंधन की पहचान होती है, हॉलमार्क होता है कॉम्प्रोमाइज़ और इंक्लूसिवनेस। ठीक है, इंटरनल फैक्शनलिज्म यानी कि कांग्रेस के अंदर जो अलग अलग कोलिशंस बने हुए थे उसको फैक्शनलिज्म कहा जाता है। एंड कांग्रेस के अंदर जो इंटरनल फैक्शनलिज्म था वो कांग्रेस की एक स्ट्रेंथ बन गया। कांग्रेस जो थी वो बहुत सारे फैक्शंस से मिलकर बनी हुई थी। ठीक है, जो फर्स्ट डिकेड था इलेक्टोरल कंपटीशन का, उसमें कांग्रेस ने रूलिंग पार्टी और ओपोजिशन पार्टी दोनों के रूप में काम किया। ठीक है, पहला डिकेड यानी कि 10 सालों तक कांग्रेस ही रूलिंग पार्टी थी एंड कांग्रेस ही ओपोजिशन पार्टी थी। ठीक है, बट धीरे धीरे नई नई पार्टीज़ आने लग गई इंडिया में एंड अलग अलग सब्सटीट्यूट लोगों को मिलने लगे, जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अवेयर हुई एंड वो अपना काम अच्छे से करने लग गई। जो शुरुआती साल थे उस टाइम पर जो अपोजिशन पार्टी एंड रूलिंग पार्टी होती थी उनके बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती थी, दोनों एक दूसरे का आदर करते थे। आज की तरह नहीं था कि दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करें, नहीं, पहले दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे। जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन था उसमें जो अपोजिशन लीडर थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और श्याम प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, एंड रूलिंग पार्टी में शामिल थी इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसके लीडर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो थे
वो काफ़ी अच्छे से बात करते थे ओपोजिशन लीडर्स से भी। एंड एक ओपोजिशन लीडर जो थे जयप्रकाश नारायण जो कि सोशलिस्ट लीडर थे, जवाहरलाल नेहरू ने उनको भी इनवाइट किया था अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए। तो इससे पता चलता है कि कितनी रिस्पेक्ट थी उस टाइम पर रूलिंग पार्टी एंड ओपोजिशन पार्टी के लीडर्स के बीच में। ठीक है, सो ये हमारा चैप्टर था। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको हमारी ये वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।